लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। ये सारी दुनिया और ये सारी इंसानियत अपनी किस्मत जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहे हैं, कीन रहे हैं और ये ज़माने दराज से ये चला रहा है किस्मत जानने की उत्सुकता। और यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कीरो से लेके और कितने कितने गुजर गए, तो एक बड़ा लंबा सफ़र इस दुनिया ने तय किया है। और ख़ास करके भारतवर्ष जो बहुत ही परंपरावादी एक देश है अपनी संस्कृति के लिए, अपने आदर्शों के लिए, मूल्यों के लिए, लेकिन भारत ने भी बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा जो इसका संवाद बना उसमें कई तरह के परिवर्तन भी आए, तरक्कियाँ आई, नए द्वार खुले। और इसी क्रम में एक द्वार खुला भारत में टैरो कार्ड रीडिंग का। और ये टैरो कार्ड रीडिंग का द्वार भारत में खुला, शुरुआत भले वर्षों पहले शायद किसी के ख्याल में आया हो क्योंकि दुनिया एक दूसरे के लिए खुल गई थी, लेकिन भारत में टैरो कार्ड रीडिंग की अहमियत के बारे को लेकर के अगर सबसे पहले किसी ने पहचान बनाई तो वो नाम है पूनम सेठी का। और पूनम सेठी ने भारत में टैरो कार्ड रीडिंग की लोकप्रियता को और बहुत खूबसूरती से ये कहती भी हैं कि वो प्राचीन युग में जैसे एक पैरट को लेके, तोते को लेके जो कार्ड खींचने की परंपरा है, कार्ड तो इसमें भी है टैरो कार्ड रीडिंग में, और दुनिया के विभिन्न देशों में तरह तरह के टैरो कार्ड्स हैं, लेकिन पूनम सेठी ने भारत में टैरो कार्ड को वाकई बहुत लोकप्रियता दी और जन मान्यता दिलाई, इसको पहचान दिलाई। तो इसलिए पूनम सेठी को माना जाता है टैरो क्वीन ऑफ इंडिया। तो आज लेखक की मेज़ में हमारी ख़ास मेहमान है पूनम सेठी और हम बात करेंगे पूनम जी के ज़िंदगी के पूरे सफ़रनामे का और उनके अनुभव का। पूनम जी भारत की टैरो कार्ड क्वीन के नाम से मशहूर हैं आप, और ये भी कहते हैं कि पूनम सेठी वक्त से आगे चलती हैं। तो ये जो पूरा फ़लसफ़ा है, जो फ़िलॉसफ़ी है पूनम सेठी को लेके, ये है क्या? मैंने भी सुना है कि पूनम सेठी वक्त से आगे चलती है। इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल तो शायद टैरो ही है, क्योंकि जो मुझे उस वक्त दिखा था टैरो की पॉपुलैरिटी, वो अब आज दिख रही है बाकियों को। सो यस, आई वॉज अहेड ऑफ माई टाइम्स। एंड जब मैंने टैरो शुरू किया था, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस टैरो टू इंडिया। नॉट दी ओनली वन, आई एम श्योर पहले भी कोई कर रहा होगा, बट पॉपुलैरिटी में मैंने योगदान दिया। एंड अब मुझे 35 से ऊपर साल हो गए टैरो करते हुए, एंड इट्स बिन वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज एनीबडी कुड ड्रीम ऑफ। तो बहुत ही आई एम ब्लेस्ड कि आई वाज द चोजन वन। पूनम जी, भारत बहुत ही ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशंस में बहुत गहरी आस्था रहती है। ये टैरो दरअसल भारत की विद्या तो नहीं है, लेकिन आपने इसको लाया भारत में, तो कैसे लोगों ने इस पर यकीन किया? क्योंकि वो एक बहुत ही जद्दोजहद रही होगी उसमें, भारत जैसे एक पारंपरिक विचार वाले देश में टैरो को पॉपुलर करना। जी, टैरो वर्ड शायद इंडिया से नहीं है, पर विद्या बहुत पहले से है, टैरो से भी पहले से है। इसका एग्जाम्पल है, आज भी आप देखते हो छोटे शहरों में तोता जो इतने एनवेलप्स होते हैं, केज से निकालते हैं और वो कहता है कोई भी एक उठा लो। तो इट इज़ द सेम थिंग, सिर्फ थोड़ा वेस्टर्नाइज होके वापस आया है, इसलिए प्रॉबेबली उसकी रिकग्निशन ज़्यादा बढ़ गई। एंड बहुत पुरानी साइंस है टैरो, 3000 प्लस ईयर्स हो गए ओरिजिनेट हुए। इजिप्ट, इटली, वहाँ पे ये बहुत ओरिजिनेट वहीं से हुई थी। और पहले जो ये पिरामिड्स आज भी आप देखते हो, उसमें आप चित्रकारी देखते हो इजिप्शियन, ये एस्ट्रोलॉजर्स होते थे जो चित्र के द्वारा भविष्य बताते थे।
तो उधर के जो किंग्स होते थे, वो उनके जो कोर्ट एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, वो चित्रकारी में ही 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, पहले ही बता देते थे। अब वही बात आती है, कितनी बिल्डिंगें भर लेंगे, तो उन्होंने कागज़ पत्र पे इसको बनाना शुरू कर दिया चित्रकारी को। तो टैरो में अगर आप देखें तो चित्रकारी बहुत यूज़ होती है, तो चित्रों के द्वारा मैसेजेस मिलते हैं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई टैरो कार्ड्स में आ गया। तो बहुत प्रकार के कार्ड्स हैं, हर कंट्री ने अपना एक टैरो डेक इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इंडियन टैरो डेक्स भी हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड से मेरे को बहुत शौक है, तो मेरी अच्छी कलेक्शन है ओवर 50 to 100 डेक्स की, जो शौकिया मैंने हर जगह से कलेक्ट किए हैं। तो चाहे फ्रांस ले लो, चाहे अफ्रीका ले लो, इंडिया ले लो, सब जगह डेक्स हैं टैरो के। तो कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्ड्स नहीं होते, जो बेसिकली कॉमनली यूज्ड होते हैं वो 78 कार्ड्स का ये राइडर वेट का डेक होता है। तो ये कार्ड आपका 78 कार्ड्स जी, है। बट ज़रूरी नहीं, टैरो कार्ड्स यूजुअली 78 हैं, लेकिन हर देश अपने हिसाब का बनाता है। किसी के 108 भी हैं, किसी के 52 भी हैं, तो अलग अलग जिसको जैसे इसको इंटरप्रेट करना है वैसे करते हैं। तो मैं ये डेक इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें जो चित्रकारी वो बहुत सिंपल है, तो मैं चाहती हूँ कि जो टैरो करवा रहे हैं उन्हें भी समझ आए क्या बोल रही हूँ। लेकिन आपने, जैसा कि आप हमेशा से कहती रही हैं कि हर कार्ड की जो रीडिंग है जी। वो बार बार बदलती भी है, See, ये एक पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी, टैरो कार्ड रीडिंग आसान नहीं है, कॉमन ज़रूर हो गई है, पर आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इसको करने से पहले डेवलप करना होगा। अगर आप में वो एबिलिटी है तो आप करेक्ट रीडिंग्स कर पाएंगे। अब जैसे हम गूगल पे देखते हैं टैरो के मीनिंग्स, ना लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये कार्ड है, इसका मीनिंग गूगल पे आपको मिल जाएगा एक पैराग्राफ का, बट ये कार्ड का मीनिंग हर सिचुएशन में सेम नहीं होता। अब वो कैसे जाने, वो तब होता है जब आप अपनी इंट्यूशन यूज करते हो उसको काइंड ऑफ सिंक इन करने के लिए बाकी कार्ड्स के साथ, तो कहानी बनती है। अगर मैं आपसे, अब जैसे टैरो में सबसे पहले आपको ये सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन बेस्ड होता है। जब आप सवाल पूछते हैं मैं आपसे कार्ड्स उठवाती हूँ, वो कार्ड में हो सकता है मेरे को एक कार्ड में पता चल जाए, हो सकता है मैं और कार्ड्स उठवाऊँ, फिर एक कहानी बनती है। तो हर कार्ड का मीनिंग हर टाइम बदल जाता है, फंडामेंटली सेम रहता है बट बदलते रहता है मीनिंग। तो ये जो इंट्यूशन की बात आप कह रही हैं, तो आपके बचपन में चलते हैं जी। ये देखा गया है कि बचपन से किसी किसी बच्चे में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है जी। तो वो क्या बचपन से आप में भी इंट्यूशन का जो ये ख़ास, ये जो कुदरती कुछ मेहरबानी है, वो बचपन से रहा है या धीरे धीरे वो वक्त के साथ डेवलप करता गया है? क्या होता है ना, जो मुझे मेरे मम्मी पापा बताते हैं और मेरी नानी बहुत बोलती थी कि उनको मेरी ज़बान पे बहुत विश्वास होता था। तो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं शायद 4-5 साल, 3-4 साल की होंगी। अब आजकल 3-4 साल के बच्चे तो अलग लेवल के स्मार्ट है। हमारे टाइम पे इनोसेंस बहुत थी और हम हार्डली बोलते थे। तो मेरे नाना नानी का गवर्नमेंट बिजनेस बहुत, मतलब वो टेंडर्स एंड ऑल का काम था, तो वो मेरे ज़बान पे बहुत विश्वास रखते थे। तो वो पूछते थे पूनम ये काम होगा, तो मैं ऐसे या ऐसे करती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या पूछ रहे होते थे। सही बात। लेकिन जो जवाब मैं देती थी वो एक्चुअली हो जाता था। तो मुझे आज भी याद है, नाना जी आए हुए थे तब, हाँ। एक उनका इम्पोर्टेंट टेंडर पास होना था, तो वो यहाँ अशोका होटल में उस वक्त रहने आए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट सम 50 years बैक। ओह माय गॉड। सो ही वाज लाइक, पूनम मेरा टेंडर पास होगा कि नहीं, और पूनम ना करे। अब उन्होंने कहा चल एक दिन और रुक के देखते हैं, शायद कल इसका मूड बदल जाए, हाँ कर दे। अच्छा। वो 3 दिन रहे, तीनों दिन ना। गॉड। मतलब मैं ना ही बोलती रही। हाँ। वो एक्चुअली उनको टेंडर मिला नहीं। तो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मॉम मुझसे, विद गॉड्स ग्रेस शी इज 83 नाउ,
तो वो आज भी मेरी ज़बान पे विश्वास करती है, पूनम ये होगा कि नहीं. सो यू नो इट्स लाइक yes, I have been blessed. This is what I've been told. लेकिन आपको ना अपनी शफा के लिए ना दिल बहुत साफ रखना पड़ता है. अगर आपका दिल साफ हो ना, वो शफा रहेगी. आपने उसको मिसयूज किया, खत्म नहीं किया. सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी हीलर और एनीबडी इनटू दीज साइंसेस कि दिल साफ रखें. बहुत सही. पूनम जी, मतलब एक तरह से कहें तो बाल अवतार ही थी आप अरे बचपन नहीं, से. मैं एक साधारण लेकिन इंसान हूँ. लेकिन देखिए, वो बचपन आमतौर से बहुत सरल मन होता है. जी. तो उस बचपन को क्या आपने अब तक बचा रखा है, महफूज रखा है? क्या सोचती हैं? वापस आ गया. बचपन कभी गया ही नहीं था क्या मेरे बात है. अंदर से. और जैसे मैंने आपको कहा, दिल साफ होना चाहिए. मैंने कभी इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं किया. एंड आई कैन से दैट विद अथॉरिटी, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ. तो दिल बचपन का तो है ही है, और आई थिंक वो एंड तक रहेगा. वो तो और बचपन में जा रहा है एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर. ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बचपन को बचा कर रखना जी. दरअसल असली वो सच को बचा कर रखना है. जी. टैरो कार्ड्स कलरफुल हैं नेचुरल. तो क्या ये टैरो रीडिंग में ये कलर्स भी क्या महत्व रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं? सी हर टैरो रीडर का तरीका अलग होता है, ठीक है ना. जी. तो कलर्स इसमें मैटर नहीं करते, सॉल्यूशंस में मैटर करते हैं. अब जैसे कोई क्लाइंट आता है, वो देखते हैं कार्ड्स, और कार्ड्स में हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूछेंगे अब इस प्रॉब्लम को कैसे हटाएं, क्या सोल्यूशन है. तब मैं अपनी थेरेपीज़ यूज़ करती हूँ. जी. तो मेरी बहुत तरह की थेरेपीज़ है, हीलिंग थेरेपीज़ हैं. आई यूज़ अ लॉट ऑफ कलर थेरेपी, आई यूज़ अरोमा थेरेपी, आई यूज़ क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स, आई यूज़ अ लॉट ऑफ यंत्रास एंड मंत्रास. सो बेसिकली एनर्जी बैलेंसिंग. जी. बेसिकली क्या होता है, हर प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब एनर्जीज आर आउट ऑफ बैलेंस. तो आप चाहे उसको करियर लें, फाइनेंस लें, हेल्थ लें, प्रॉब्लम तब होती है जब नेगेटिव ओवर पावर्स द पॉजिटिव. तो मेरा काम ये होता है, अगर सिंपल गाइडेंस से सोल्यूशन मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर एनर्जीज को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं. जी. अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप फ्यूचर बताते हैं, तो मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंटली कहना चाहूँगी यहाँ, फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, हम सिर्फ गाइड कर सकते. वंडरफुल, वंडरफुल. So I will never take any credit for telling you your future because that is not in my hands. नहीं तो फिर तो मैं भगवान बन जाऊँ. Great, great. But yes, some have been blessed with that divine energy or intuition to guide you further. तो मैं तो जोक करती हूँ लोगों के साथ कि मैं आपकी प्रॉब्लम शायद जड़ से नहीं निकाल सकूँ, लेकिन पेन किलर जरूर बनूंगी, तो आपको उस बुरे वक्त से निकाल जरूर दूंगी. क्या बात. सो दैट इज व्हाट टैरो इज. इट्स अ गाइड. पूनम जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हर देश का वो अपना कार्ड होता है, भारत का भी है, और आपके पास में दुनिया के विभिन्न मुल्कों के, देशों के टैरो कार्ड का संग्रह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल आपके बाजू में है. तो ये ज़रा आप कुछ दिखाएं कि आपकी टेबल पे जो अभी कुछ कार्ड्स हैं कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ के, और वो कितना फ़र्क है अपने देश से, वो थोड़ा हमारे दर्शकों क्या को होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ये इंडियन डेक नहीं है, लेकिन ये बहुत बेसिक है. अब आपको मैं दूसरे कार्ड्स वैसे ही जनरली दिखा देती हूँ. दिस इज सिमिलर. इसमें आप इमेजेस देखेंगे, ये बहुत सिमिलर हैं टू द वंस जो इसमें हैं. ये हर देश से ना बेसिकली थोड़े मॉडिफाई होके आते हैं. वो अपने सिंबल. ये कौन से देश के किस देश का था जो अभी आपने दिखाया? दिस इज फ्रेंच डेक. अब आप ये देखिए, यूजुअली डेक्स के साथ आपको बुक्स भी मिलती हैं, गाइड बुक्स.
सो जैसे ये है, ये जी। गाइड बुक है अच्छा। ऑफ हाउ टू यूज द डेक, ठीक है जी। बट इसमें जो जैसे आपको एक कार्ड का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रही थी, वो भी बता कार्ड रही थी गूगल। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ओके। लेकिन नॉट नेसेसरीली कि वही आपको उस वक्त उसी का वही मीनिंग वर्क करेगा। तो अब आप जैसे ये देखिए, इसके इमेजेस और इसके इमेजेस में बहुत फर्क है, ठीक है बहुत ना? फर्क है। अब ये ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई खत लिखा गया हो। एग्जैक्टली। तो ये क्या होता है ना कि मैं ये क्यों नहीं यूज करती, जी। आपको नहीं समझ आएगी कि ये क्या है, जाहिर है। तो लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं कि जो ये बता रहे हैं, देखिए कोई पहली बार करता है तो थोड़ा डाउट भी आते हैं उनके माइंड में कि अपने मन से तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो मैं जब कार्ड्स आप उठाते हैं मैं उनको दिखाती हूँ अच्छा। कि ये है जी। थोड़ा बहुत तो एनीबडी विल अंडरस्टैंड, और फिर उस पर इलैबोरेट करती हूँ। बहुत अच्छा। तो बाकी डेक्स मैं इसीलिए नहीं यूज करती कि जो मेरे पास आए हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए कि ये 8 लाइनें दिखा दी, अब इसका क्या मतलब है, ये तो अपने मन से ना बना रहे हूँ। बिल्कुल। सो आई यूज दिस फॉर माई पर्सनल डेवलपमेंट। मैं अपनी इंट्यूशंस के लिए और मैसेजेस के लिए ये मैं अपने लिए यूज करती हूँ। और मेरा बहुत शौक है टू जस्ट कलेक्ट। तो मेरे पास ओवर 5000 देख रहा हूँ आपके रैक पे, मतलब बहुत सारे देशों के और ये टैरो अभी कार्ड्स का आधे कलेक्शन है। तो अभी और भी पड़े हैं। अरे पड़े हैं जी। तो पूनम जी ये बताएं, इतने दिनों 35 साल का आपका ये सफ़र है जी। और 35 साल के सफ़र में आपकी जिन लोगों से मतलब आमद रफ्त हुई है, मुलाकातें हुई हैं, जो क्लाइंट्स आपके या जो उत्सुक हैं अपना भविष्य या जीवन जानने के लिए जी। उनमें एज ग्रुप क्या रहा है ज़्यादा जो टैरो के लिए अट्रैक्ट होते हैं? जैसे बुज़ुर्गों का, सीनियर सिटीजन्स, चलिए एक यंग टर्क्स तो वो हुआ, विमेन जो इन चीज़ों में बहुत आस्था, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, भविष्य वगैरह के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं। तो किस एज ग्रुप के लोग टैरो से ज़्यादा मुखातिब हैं आपके 35 वर्षों के इस कैरियर में? इसके लिए शायद हमें पूरा दिन लगेगा लेकिन फिर भी आई विल टेल यू इन शॉर्ट। सारे एज ग्रुप्स आते हैं मेरे पास, एज ग्रुप सारे आते हैं, लेकिन हर एज ग्रुप की प्रॉब्लम्स सिमिलर होती है। माय गॉड, ये तो गजब सी बात है। आई टेल यू द यंगेस्ट, मैं जब तक बच्चे स्कूल में होते हैं जी तब तक मैं उनके कार्ड्स नहीं देखती। अच्छा। So if anybody were to come to me, my cutoff for them is 18 years, 17-18 years. मतलब जो वो एडल्ट माने जा सकते हैं अगर उन्होंने खुद करना है, नहीं तो पेरेंट्स उनके बिहाफ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। So the youngest client I had was not even born. Oh my God, ये तो बहुत अमेजिंग है। And the oldest client I had was 92. My God. पूनम जी वो बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि जो धरती पर आया नहीं था वो आपका फर्स्ट क्लाइंट था। जी, ये बहुत मैं ये केस कभी भूल नहीं सकूँगी। तो ये एक यंग कपल था, शादी को 10-11 साल हो गए थे। एंड एक दिन वो आए एंड दे वर लाइक रीडिंग कराई और उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव अ चाइल्ड एंड वी विश टू हैव अ चाइल्ड। तो मैंने कार्ड्स देखे, मैंने कहा प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। द लेडी हैड अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स। ऐसी थी कि उनकी एक ओवरी नहीं थी और दूसरी डैमेज थी। ओह माय गॉड, हाँ मुश्किल। तो मतलब वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था, बिकॉज डॉक्टर्स ने बोला कि तो आपका तो नहीं हो सकता। कहते हमने आपके बारे में सुना है, आप बताओ क्या करना है। अब मैं कार्ड्स देखे, मैंने कार्ड्स में टोटल ना नहीं थी। अच्छा, कुछ स्कोप था। अब मेरी मैं कुछ भी सोचूं, ठीक है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी अपनी भी सोच है, लेकिन मैं वो कभी इन्फ्लुएंस नहीं होने देती रीडिंग पे। जी। जो आप उठाओगे मैं वैसे ही बोलूँगी, मैं चाहे कुछ भी सोच रही हूँ। सो अब कार्ड्स में पूरी तरह ना नहीं आया और मैं सोच में पड़ गई कि अब इनको मैं, ये बहुत बड़ी उम्मीद होती है किसी को देने के लिए कि थोड़ी सी एनर्जी एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव बहुत भारी हो चुका है। हम ट्राई कर सकते हैं। देखिए गारंटी मैं नहीं देती किसी चीज़ की, क्योंकि इवेंचुअली
भगवान के हाथ में है क्या होगा, लेकिन जी। कोशिश ज़रूर करेंगे। बेशक। तो डिप्रेशन में थी वो, क्योंकि उनकी चाह थी, बहुत स्ट्रॉन्ग चाह थी। तो मैंने कहा ठीक है, इसको हम थोड़ा बैलेंस करके ट्राई करेंगे, हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैंने 3 महीने की उनको हीलिंग दी। मुझे खबर आई कि उन्होंने कंसीव कर लिया। क्या बात है। डॉक्टर सरप्राइज हो गए कि ये कैसे, मतलब जब पार्ट ही नहीं है बॉडी पार्ट ठीक, तो ये कैसे हो गया। शी कंसीव्ड, 9 महीने पूरे हुए, डिलीवरी का टाइम आया और मुझे बुलाया गया हॉस्पिटल कि बच्चा आप ही पैदा करवाओ। क्या बात। मैं लिटरली कांपने लग गई कि मतलब ऐसे भी होता है, यू नो, बिकॉज आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। शी हैड अ सन एंड आई हैव नेवर सीन अ क्यूटर चाइल्ड। बिल्कुल लिटरली जो कृष्ण जी की फोटोज देखते हो ना, बेबी कृष्णा इन द रियल फॉर्म। एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड। मैं हॉस्पिटल में थी उनके साथ एंड सबसे पहले मेरे को उन्होंने गोद में दिया एंड आंसू टपकने लग गए मेरे भी, जाहिर है, बिकॉज ऑब्वियसली हम भी इमोशन रखते हैं, जाहिर सी बात। एंड ऑल वाज वेल। और अब मुझे उन्होंने पिछले साल उसके शायद 13th बर्थडे पे बुलाया था, अच्छा, ब्लेस करने उसको कि ना ये अच्छा। बड़ा हो गया, कितना लंबा सफर गुजरा उस और लंबा हो गया। और मेरे को लाइक सो दैट वाज माय फर्स्ट, दैट वाज अ क्लाइंट व्हिच उसके बर्थ के साथ आपने उसको हाथों में लिया। जी। और एक जो मेरे पास सबसे ओल्डेस्ट आई थी वो 92 की थी, व्हीलचेयर पे आई। मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू, कितना लोग लाइफ को पसंद करते हैं, फुल मैनिक्योर्ड नेल्स, रेड नेल पॉलिश। अच्छा, उस एज में अपना सो अलर्ट। 92। और उनकी जो डॉटर थी वो 65-70 की खुद थी, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम थी, बट दिस लेडी की जो स्पिरिट थी सो वाइब्रेंट। आई मीन आप देखो जो रेंज मेरे पास आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अब आपको बताऊंगी, मीडिया हाउसेस ने लिखा भी था उसके बारे में, टैरो फॉर पेट्स। अच्छा। लोग ऑब्वियसली सबके पेट्स उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल। और एक स्टेज थी जब पेट्स मेरे सेंटर में आते थे टैरो करवाने। क्या बात है। सो I still remember little dogs and all coming, और मैं थोड़ा I have a little fear of dogs. I love them but डर लगता है जी। तो उनके पॉ से टैरोज के कार्ड्स को टच कराते थे, फिर मैं उठाती थी। अच्छा। तो एक स्टेज ऐसी आ गई, I mean this is really funny, कि मेरा सेंटर वेटरनरी क्लिनिक लगने लग गया। तो मैंने कहा यू नो नहीं हो पाएगा। बड़े लोग दीवाने भी होते बहुत हैं ज़्यादा, बहुत ऐसे ज़्यादा। पेट्स के लिए। बहुत लोग कितने दिनों तक नहीं, मैं बहुत पेट रोते प्रोटेक्शन भी हैं। देती हाँ, हूँ, जैसे बिल्कुल। सी पेट्स बहुत प्योर सोल्स होते हैं जी। तो अगर आपके घर में जैसे पेट है तो जो आप पे नेगेटिविटी आती है वो लेते हैं, ये रिसीव करते हैं, ये रिसीव करते तो उनकी प्रोटेक्शन पहले देते हैं। अच्छा। कि उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस मेरे पास आए हैं जहाँ पेट्स ने उनके ओनर्स की ले ली है नेगेटिविटी। तो ये चीजें वो बिना झोली See, again, it's all about बिना झोली energy. के फकीर होते हैं ये बिल्कुल, पेट्स। और मतलब वो ले लेते हैं अपने ऊपर, तो वो भी फिर एक इम्पोर्टेंट इशू है। जाहिर सी बात है। जी। पूनम जी, आपने इतने दिनों के कैरियर में कोई ऐसा केस जिसको आज भी आप भूल नहीं पाई हैं, अनफॉरगेटेबल, वो कौन सा एक केस है? वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन एक एरिया है जिसमें नहीं जाती, वो है जो एक और डायमेंशन है, स्पिरिट्स कह लो या जो भी, उसमें मैं नहीं जाती। तो मैं जयपुर में थी और एक कपल आया था मेरे पास, 3 दिन का वर्कशॉप था वहाँ। एक कपल आया था मेरे पास और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो मेरे सामने बैठे, उनका एक 5 साल का बच्चा, यंग कपल, कॉर्पोरेट में काम करते थे, सामने बैठे वो, और टैरो किया हमने। मैंने कहा मुझे कुछ अलग एनर्जी नज़र आ रही है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उनको पूछे, जिसपे उन्होंने कहा कि जो मेरी वाइफ है उसको कभी कभी रात को वो पोजेस हो जाती है। ऐसे ओके, कहते आवाज़ बदल जाती है, आदमी की आवाज़ में बोलने लग जाती है, मेल वॉइस में। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो
यू हैव टू स्टॉप दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू डैमेज हर, क्योंकि अगले दिन वो फिर 2-3 दिन बीमार पड़ पूरा वोकल कॉर्ड ही उनका अफेक्टेड, वोकल कॉर्ड भी और मेंटल स्टेट आप देखो ना कि सडनली और उनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अब वो मेरे सामने बैठे हैं, थोड़ी देर में मैं देखती हूँ शी इज यू नो स्टार्टिंग टू गेट पोजेस्ड। अच्छा, अब मैं ये केसेस क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर इट, तो इट्स नॉट फेयर कि मैं ऐसे केसेस को डील करूँ उनसे। तो जो मुझे उस वक़्त हुआ, मैंने उनके हाथ में फटाफट हनुमान जी और रुद्राक्ष दे दिया एंड शी स्टेबलाइज्ड। आई सेड ओके, आई विल हेल्प क्लियर इट, द एनर्जी आई विल ट्राई एंड ब्रिंग इट डाउन। मैंने उनको अपनी हीलिंग दी, मैंने कहा हम 40 डेज़ की इसकी हीलिंग करेंगे जी, एंड रेस्ट इज़ अप टू गॉड। मैंने कहा मुझे अब आप बताना क्या हुआ 1 हफ्ते बाद। तो फर्क क्या पड़ा? हफ्ते तक कोई फ़ोन नहीं, 10 दिन में एक मैसेज आता है कि इट हैपेंड अगेन। आई सेड डजंट मैटर, आप जो मैंने आपको दिया है कंटिन्यू करिए। उसके बाद मैं भी भूल गई, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए। फिर वो दिल्ली आए मुझे थैंक यू करने। अच्छा, और फिर जो कहानी उन्होंने सुनाई, हाँ, सी बहुत लोग बिलीव करेंगे, बहुत नहीं भी करेंगे, एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। उन्होंने कहा हम आपकी हीलिंग लेके गए, 10-15 दिन बाद वही चीज़ हुई इसको रात को, और वो अपनी आवाज़ में कह रही है जो तुम कर रहे हो उसको बंद करो। अच्छा, क्योंकि अब वो नेगेटिव पॉजिटिव क्लैश हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम बंद तो नहीं करेंगे, और जो भी आप हो प्लीज़ रेस्ट इन पीस, बट जस्ट लीव अस अलोन। 2 दिन तो तंग किया, तीसरे दिन वो आके कहते हैं ठीक है, शायद मेरे जाने का टाइम आ गया है, अच्छा, मुझे अजमेर जाना है। ओह, वो कपल अगले दिन अजमेर गया, सारी फैमिली गई। वो लेडी गाड़ी से उतरी, जी, सडनली अ मैन सफ़ेद कुर्ते पजामे में केम अप टू हर। अब ये चीज़ ओनली हस्बैंड वाइफ आर सीन। ओके, वो आया, वो लड़की ट्रांस में चली गई, अगेन चुप बिल्कुल। उसने उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, हस्बैंड साथ खड़ा, हाथ पकड़ा और उसको दरगाह में ले गया। ये पीछे पीछे चलते गए, जी, दरगाह के अंदर गए, दर्शन किए, बाहर आए, उसने उसके माथे पे टीका लगाया अच्छा, और डिसअपियर, ही जस्ट वेंट ऑफ। ओके, अच्छा, फिर पता चला कि वो उसके पास्ट लाइफ का हस्बैंड था। अच्छा, ओह, ही सेड दैट अच्छा, कि आई कुड नॉट सी यू विद अनदर मैन, अनटाइमली My God. डेथ। अच्छा, untimely. बोल के गया, अकाल मृत्यु इसको कहते हैं, और फिर उसने कहा बाय बाय अलविदा, अजमेर में जाके। अलविदा। सो सी, मैं जैसे सब है, जब तक दिखता नहीं तब तक विश्वास नहीं होता, ह्यूमन साइकोलॉजी। इसके बाद मेरे पास कुछ बोलने को था ही नहीं, एंड दैट थैंक यू वाज सो वैल्यूएबल नेचुरली, कि बिल्कुल, मुक्त कर दिया। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी एक बात की हुई, वो मुक्त हो गया। वो मुक्त हुआ और इसको भी मुक्ति मिल गई। ये तो है ही है, पर वो मुक्त हो गया जो ट्रैप था। ट्रैप था, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। रियली, मतलब अमेजिंग स्टोरी। और मेडिकल केसेस भी बहुत है। एक अगेन मैं भूल नहीं सकती, 62 की लेडी थी, टैरो कराने बहुत बार आती थी मेरे पास। उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको कैंसर था जी, तो वो रीडिंग कराने एक दिन 6 बजे का टाइम था, लास्ट अपॉइंटमेंट थी मेरी। तो वो आई रीडिंग करने, कहती माई हस्बैंड वेरी क्रिटिकल, उनकी किडनी और लिवर मतलब सब डैमेज हो गया, फेल हो गया, लंग्स भी फेल हो गए हैं, बताओ। अब मेरी असमंजस देखो, मैं कार्ड्स खोल के बैठे, अब मुझे आदमी जाता हुआ नहीं नजर आ रहा। अच्छा, क्रिटिकल स्टेज, डॉक्टर्स आर सेट दुआ करो, 2 घंटे का टाइम है, 2-3 घंटे, मतलब जवाब दे दिया था, जवाब दे दिया कि मतलब लिटरली 2-3 घंटे का टाइम है। अब कार्ड्स कुछ और कह रहे हैं। मैंने कहा देखिए, जो मैं कर सकती हूँ आई विल डू। मेरे को आप 12 बजे से पहले बता देना। ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आई एम चैलेंजिंग साइंस, बट फेथ भी बहुत बड़ी चीज़ है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। above all, सो आई गेव हर व्हाटएवर आई हैड टू एज अ हीलिंग, एंड ऐसे मुझे फ़ोन करना। 6 बजे की बात है, 9 बज गए कोई फ़ोन नहीं, 10 बज गए कोई फ़ोन नहीं। सारी शाम ना मुझे बहुत हरारत थी।
12 बजे उसकी डॉटर का फोन आता है मुझे, रात के 12 बजे, 12 साढ़े 12। जी। पापा इज आउट ऑफ डेंजर। क्या बात है, क्या बात। मैं पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ ऑनेस्टली। बिल्कुल। मैंने कहा आउट ऑफ डेंजर मतलब सब फेल हो गए ऑर्गन्स। कहती वी नो ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव वेरी लॉन्ग, बट वो 2 घंटे का पीरियड टल गया। क्या बात, वो क्रिटिकल टाइम निकल गया। क्रिटिकल ऑलमोस्ट गॉन। ही लिव्ड फॉर 8 months after that. क्या बात है। So we couldn't obviously we can't prevent him from going because everything's failed. ठीक है। But 2 घंटे 8 महीने खिंच गए, ये तो कमाल की बात। जिसमें फैमिली को प्रेपरेशन का टाइम मिल गया पूरा मेंटली और यू नो। जी बिल्कुल। सो ऐसे बहुत केसेस हैं। ये जो स्पिरिट्स की बात आपने कही, जी। तो जाहिर है स्पिरिट का अपना वर्ल्ड है, एक अलग संसार है जी। वो स्पिरिट्स का, और वो है, वो एग्जिस्ट करता है। तो आप बिलीव करती हैं इसमें देखिए कि उसको कैसे कंट्रोल I don't किया know, जाए, अगर- कमांड किया नहीं, वो सब जाए, मैं- रिलीज किया जाए? मैं उस चीज़ में नहीं हूँ। अच्छा। बिलीव करती हूँ, नॉन बिलीव नहीं करती, अच्छा। बिकॉज जो मैंने देखा उस वजह से बिलीव करती हूँ। हाँ। लेकिन उसके आगे कुछ नहीं, बिकॉज आई लाइक टू लीव देम अलोन एंड रिक्वेस्ट देम टू लीव अस अलोन एंड पीस बी टू ऑल। सो उनको छेड़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे इट्स नॉट फेयर। सो आई डोंट गेट इनटू दैट। और ये जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, जी। उससे आप कुछ अपना संपर्क बना के रखती हैं, ऐसा कुछ? See, तो ग्रह दशा है, जितने जी। ग्रह हैं, जैसे अब गुरु हैं, शनि हैं, बुध हैं, राहु हैं, बहुत सारे लोग ग्रहों से भी कहते हैं कि भाई राहु की महादशा आई है तो 18 वर्ष चलेगी, शनि की महादशा चल रही है, जैसे कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स बिलीव करते हैं और कुंडली भी बनाते हैं। तो आपने क्या मतलब आपकी कुंडली आपके माता पिता ने बनवाई थी, और आपने क्या अपने बच्चों की बनवाई? मैंने वो सब किया हुआ है, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक था हाथ दिखाने का, हाँ। कुंडली बनवाने का। हाँ। दैट इज सी एस्ट्रोलॉजी इज ऑल कैलकुलेशन बेस्ड, इट्स अ साइंस। टैरो इज कॉल्ड अ साइंस बट इट इज वेरी इंट्यूटिव। अच्छा, ये फर्क है। जी। अब क्या होता है ना, बहुत लोग अपनी पत्री जैसे करके मेरे पास भी आए हैं टैरो करवाने, और उन्होंने मुझे कहा जो आप टैरो में बोल रहे हो वही हमारी पत्री में भी है। अच्छा। सो बेसिकली आई वुड पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज। एक एलोपैथी है, एक होम्योपैथी है, एक आयुर्वेदा है। हीलिंग सबके पास है, गाइडेंस सबके पास है, सिर्फ तरीके अलग हैं। बिल्कुल। सो बिल्कुल। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी टू लर्न दैट। मेरे कार्ड्स ही बहुत हैं। तो ये आप कुल मिला के लबोलुबाब ये है कि आप मानती हैं कि ये टैरो की विद्या जो है जी। दरअसल इंट्यूशन बेस्ड है। यस, फॉर श्योर। हाँ। जब मैं शुरू में टैरो करती थी, आज भी मैं मेरे पिलो के नीचे 7 डेक्स में रख के सोती थी, जस्ट फॉर द कनेक्शन, फॉर द इंट्यूशन। और हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं इंट्यूशन को हर टाइम जगाने की, और मेरे को खुद कार्ड्स पे मेडिटेट करना पड़ता है हर रोज़। डेक को हम क्लेंस करते हैं, यूज़ करते हैं तो फिर क्लेंस करते हैं, क्योंकि हर तरह का इंसान डेक छूता है, तो एनर्जीज़ को बार बार क्लियर करना पड़ता है। सो हर चीज़ का प्रोसेस है, और खुद भी मेडिटेट करना, अपने कार्ड से कनेक्ट होना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्यूटिव पावर को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। सो यस, इट इज़ इंट्यूशन बेस्ड। तो ये क्या मतलब, मैं समझता हूँ कि एक टैरो कार्ड रीडर को एक साइकोलॉजिस्ट भी होना जी, होता ऑब्वियसली है। इट इज अ नॉन मेडिकल साइकोलॉजिस्ट यू कैन कॉल इट। माइंड है ना, आप देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सबको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो भी इस प्रोफेशन में है, एक जना आता है 100% फेथ के साथ आपके पास जी। एक आता है 50 के साथ, एक आता है बिना फेथ के। ठीक है। बिना फेथ के जो आता है वो आपकी बात को सुन के अनसुनी भी कर सकता है। 50% वाला कुछ बातें लेगा आपकी, 100% वाला आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा। अच्छा, बिल्कुल, फुल क्योंकि फेथ। जो मैं बोलूंगी वो Full faith। 100% उसको मानेगा। तो
इंसान को ना बहुत कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल होके रीडिंग देनी चाहिए, राइट, क्योंकि अगर आपने मेरी बात को जैसे मैंने कही है मान लिया और वो आपके लिए गलत साबित हुआ तो इनडायरेक्टली कर्मा मेरे पे आएगा। जाहिर है। सो बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट सेइंग एनीथिंग, डोंट से इट। साइलेंस इज अ लैंग्वेज इटसेल्फ। लेकिन बेशक। गलत नहीं गाइड करना, और किसी को कभी खुश करने के लिए गाइड मत करना, क्योंकि फिर आप झूठ ही बोलेंगे। अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है बोलें, बोलने का तरीका थोड़ा सॉफ्ट कर लें, लेकिन जैसे है वैसे बताएं। तो मैं उस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि इतने लोग हैं जो सिर्फ मेरी एक सेंटेंस पे एक्शन कर जाते हैं जी, तो आई हैव टू बी ट्रू टू व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ऐसे रैंडमली स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। और मैं अपनी फैमिली के लिए टैरो करती ही नहीं हूँ, क्यों? ना अपने लिए। क्यों? डॉक्टर अपने बच्चे पे ऑपरेशन नहीं कर सकता, नहीं करते, हाथ हिलते हैं, यस, इमोशन आता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ। इट्स अ नो। हाँ, लेकिन आपके टेबल के, आपकी मेज के पार जो आदमी बैठा रहता है जी, जो टैरो कराने आता है, जी। तो क्या कुछ वो एक हिप्नोटिज्म का एलिमेंट भी क्या उस मेज पे घूमता है? इट हैपेंस नेचुरली। ओके। वाइब एनर्जी बहुत मैटर करती है। क्योंकि मैं ये कह रहा, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि जो बहुत से लोग बगैर फेथ के चले आते हैं कि चलो यार देख लें ज़रा टैरो पूनम जी करती हैं, तो क्या करती हैं, उसको फेथ नहीं है लेकिन फिर भी वो मतलब जस्ट एक फन कहिए या जो भी क्यूरियोसिटी कहिए वो आता है, और आके फिर ऐसा भी तो होता होगा कि आके एक ऐसा सम्मोहन होता है उसको कि उसको लगता है नहीं बात में दम है। मेरे पास देखिए 100% मैं किसी चीज़ को नहीं देती, लेकिन जो एक बार मेरे से टैरो करा के गया वो दूसरी बार आया ज़रूर है। क्या बात। सो कुछ तो हुआ होगा भाई, वो अगर वो बिना किसी फेथ के आया है, एक जी। फन के तौर पे आया, जी। उसने कहा ठीक है ये ताश के पत्तों जैसा खेल है, जरा देख लेते हैं वो जादू को। यही मैं कहती हूँ, डोंट गो ऑन व्हाट पीपल से, एक्सपीरियंस इट एंड इट्स योर गाइड। आई एम ओनली द वॉइस बिहाइंड दैट गाइड। आई एम जस्ट वॉइसिंग व्हाट आई एम सीइंग। इट्स जस्ट गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर बेटरमेंट। मुझे कोई एक्कोलेड नहीं चाहिए कि आपने हमारी जिंदगी बदल नहीं, कोई नहीं तारीफ होती, कोई नहीं। बट यस मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो स्माइल देखना। आई एम अ हैप्पी पर्सन अदरवाइज। Yeah. और मुझे बहुत पसंद है कि मैं किसी के मुंह पे भी वो स्माइल ले आऊँ, बहुत बड़ी बात। पूनम जी, वो एक जो शेर आप अक्सर कहती भी रही हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए को हंसाया चल के हंसाया जाए। तो ये जो प्यार है दरअसल एक बहुत ही मूलभूत तत्व हर इंसान का है, बेसिक इंस्टिंक्ट है। जी। और इस प्यार में वैसे भी आप आई, एक लव स्टोरी भी पूनम सेठी से जुड़ी हुई है। तो वो लव स्टोरी यूँ थी कि जैसा कि मुझे पता है कि क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं तो नेचुरली पब्लिक फिगर्स के बारे में उनकी स्टोरीज प्राइवेट पर्सनल सब वो भी पता होता है लोगों को, लोग क्यूरियस भी होते हैं। तो आपने लव मैरिज किया था। जी। प्यार जो है जिसको कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो मेरे ख्याल से 18-19 साल की उम्र में आप भी पंडित हो गई थी। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो बहुत सूफी हूँ दिल से वैसे। क्या बात है। आई बिलीव इन द लैंग्वेज ऑफ लव। बिल्कुल। एंड जी मेरी मैरिज बहुत यंग एज में हो गई थी। अच्छा। तब मैं कॉलेज में थी एंड आई कौन से कॉलेज? मैं आई वाज डूइंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अच्छा। तो मैं स्कूल के बाद मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की और तब मेरी मुलाकात एक बहुत हैंडसम मैन से हुई थी। तो 18 साल की उम्र में मैं उनको मिली थी एक दोस्त के यहाँ, और उसके 1 साल बाद हमारी शादी हो गई। सो इट वाज टोटली यू नो जैसे संजय सेठ जी। तो उनके साथ मेरी शादी हो गई जल्दी जी। तो 19 में शादी हुई, 20 में माय फर्स्ट डॉटर वाज बोर्न। बट वो बगावती शादी थी शायद, मतलब नॉट रियली। एंड में पेरेंट्स मान ही जाते हैं, एंड में मान जाते हैं, तो शुरू में लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उनसे ज़्यादा थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद 20 में मेरी फर्स्ट डॉटर बॉर्न हुई साहिबा,
एंड फिर ज़िंदगी चलती रही, टैरो शुरू हुआ, मैंने बहुत तरह के स्ट्रगल्स देखे अपनी लाइफ में। दिल्ली से बाहर भी तो रही आप, जी, बेंगलोर मैं वगैरह? बैंगलोर में भी 10 साल रही थी। हाँ। और स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत थी मेरी। कुछ बताइए, कुछ बेसिकली बताइए। मैंने जब शादी की थी उसके 1 साल बाद मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया था, तो सारा बोझ मेरे सिर पे था और मैं कमाने के लिए कुछ जो भी मेरे से हो पा रहा था, तब साहिबा भी थी, और टू सस्टेन मैंने बहुत तरह के काम किए, बुटीक खोली, छोटे मोटे, कहीं से भी हो जाए। हस्बैंड भी अपना कर रहे थे लेकिन उनसे इतना नहीं हो पा रहा था, तो मुझे मेनली चलाना पड़ा। तो बस फिर उसके बाद हम फैमिली प्रॉब्लम्स भी हुई, टिपिकल फादर सन जो भी है, तो फिर हमें बैंगलोर जाना पड़ा, जहाँ हमने एक बिजनेस मेरे मामा एंड ऑल ने सेट किया हमारे लिए। वो भी वर्कआउट नहीं हुआ, वहाँ पे मेरे दोनों बच्चे बॉर्न हुए थे। सो मेरी एक और डॉटर अनान्या और फिर मेरा बेटा अथर, तो ये बैंगलोर में बॉर्न हुए थे। और तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था मैंने। आई रिमेम्बर मेरा आई हैड हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, और मैं 132 किलोज की एक टाइम पे हो गई थी। तो वो सारे चैलेंजेस थे, साथ में काम भी करना जरूरी सारा था, स्ट्रेन bread और and butter। स्ट्रेस था, स्ट्रेन था। काफ़ी बुरा टाइम देखा फाइनेंशियली हमने, और अच्छा टाइम भी देखा, तो दैट इज़ प्रॉबेबली वेयर इट बैलेंस्ड। और फिर मेरी शादी को 24 साल हो गए, और मैंने पहले ही देख लिया था कि हम 25 नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो 24वें साल में मैं और मेरे हस्बैंड स्प्लिट हो गए। अच्छा। क्योंकि मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर, किसी ने पूछा था कि इतने साल बाद कौन छोड़ता है, तो आई सेड कार्मिक डेट खत्म हो गया, क्या तो बहाना बन गया जी। तो फिर हम अलग हुए, और तीनों बच्चे मेरे साथ, आई वाज लुकिंग आफ्टर देम, यानी साहिबा, अनन्या, अथर, एंड with Baba's grace, I believe a lot in Sai Baba. They've turned out very beautiful. One of the best lot of children anyone can have. It's a blessing. And बस 2-3 साल पहले मैंने अपनी second daughter की, she's got married with God's grace. And yeah, they're all good to go. They are doing well. तो साहिबा, आप की मॉम बहुत मशहूर टैरो कार्ड reader and she is the queen of Indian tarot and of this house. Yeah, and oh, wonderful, naturally. तो queen of this house and queen of tarot. तो बताइए, मतलब ये कैसे तालमेल जो इन्होंने किया है जीवन में, तो आपने बचपन से कैसे देखा है इनके सफर को? देखिए, मेरा जो पहला, मतलब जितना मैं याद कर सकती हूँ, टैरो भी देखा है, लेकिन मेनली मैंने इस घर में और इनके थ्रू आर्ट देखा है, भिन्न भिन्न तरीकों में। कभी पॉटरी हो गई, पेंटिंग्स हो गई, ये सब। तो जैसे आप पहले जब मम्मी से बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि, और नहीं, ये भी बोल रहे थे, टैरो इज़ अ साइंस। इट इज़, बट इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट टू बी गुड एट इट। ठीक है, साइंस है, कोई भी पत्ता पढ़ के आपको मीनिंग बता देगा, करेक्ट? ठीक है। But it is an art to read it according to the person's situation. ये मैं कह रही हूँ कि ये इनका जो ये आर्टिस्टिक साइड है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर टैरो टू बी सक्सेसफुल फॉर हर क्लाइंट। बहुत अच्छा। अब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किताब का पन्ना लें, वर्ड्स है उसमें, लेट्स से वो वर्ड्स कार्ड्स है, टैरो कार्ड्स। आप वो सारे वर्ड्स अगर जंबल कर दे, वो स्टोरी चेंज हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है। जस्ट लाइक द कार्ड, वर्ड सेम है, स्टोरी चेंज। तो साहिबा, जैसा कि तुम बता रही हो, तो कैलेडोस्कोप जो होता है वही है, लेकिन उसको मूव करिए रंग तो रंग बदलता है और शक्लें बदलती हैं। शक्लें बदलती है, रंग बदलते हैं, वर्ड्स बदलते हैं, कार्ड सेम रहते हैं, वर्ड सेम रहते हैं, कलर्स भी सेम रहते हैं, लेकिन जो सामने अपनी एनर्जी लाता है, दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरे हिसाब से, बिल्कुल, उसको पढ़ने के लिए along with science you need a little bit of an artistic side. वंडरफुल। तो इसीलिए तुमने जो माँ को ऑब्जर्व किया एक बचपन से, तो जाहिर है आर्ट की तरफ तुम्हारा ज़्यादा रुझान हुआ जी। और यही वजह है फरनान।
हाँ जी, फनान। तो ये एक्चुअली जैसे मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया, मैं एक्चुअली लंदन में काम करती हूँ एज अ PR कंसल्टेंट, बट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड माय ओन ब्रांड, फैशन ब्रांड, वेयर आई स्पेशलाइज इन प्रीमियम हैंड पेंटेड क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। Grand. तो बहुत ये है बढ़िया। फनान, हाँ, फन जिसका मतलब एक्चुअली अरबिक में आर्टिस्ट ही होता है। आर्टिस्ट हाँ होता जी। है। सो माँ से विरासत में जो लेगेसी है वो तुमने कला को पाया है यस, आप ऐसे कह सकते हैं। है ना? हाँ जी। और बगैर कला के कुछ भी संभव नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अंत में कला के आगे झुकते हैं। तो सही बात है, इवन साइंस इज अ कला इन अ वे, वो सबके बस की बात तो है नहीं, यू नो। उसमें कोई कैलकुलेशन आर्ट में नहीं होता नहीं होता है। है ना? वो ऑल इंट्यूशन है। साहिबा, जैसा कि तुम मानती हो कि कला एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है हाँ जी। जीवन में, जी। और जीवन में तो नेचुरली टैरो कार्ड रीडिंग में भी तो जैसा कि आपकी माँ कहती हैं कि इंट्यूशन एक बड़ा फैक्टर है जो टैरो कार्ड रीडिंग में होता है। वहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। जी। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन है, पत्री बनती है तो कैलकुलेशन है, जी। लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जी। तो और वह तभी है जब कला का तत्व आपकी पूरी पर्सनालिटी में कूट कूट कर भरा हुआ है। जी। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है बचपन से माँ के इस पहलू को लेकर? सी, मेरे को लगता है वैसे आर्ट इज इंट्यूशन एंड इंट्यूशन इज आर्ट, मतलब दे आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स। वाइस वर्सा। तो जैसे लाइक इतनी किताबें लिखी गई हैं ऑन द सेंस ऑफ बीइंग, स्टिलनेस, स्थिर होना, और जब इंसान स्थिर होता है उस मोमेंट में तब क्रिएटिविटी फ्लो होती है, आर्ट फ्लो होता बहुत है, अच्छा। इंट्यूशन फ्लो होती है बहुत अच्छा। खुद के एक्सपीरियंसेस के लिए, सिचुएशंस के लिए। तो आई फील कि ये वो एलिमेंट लाती हैं इसमें। अब साइंस या फिर ये जो भी आप पत्रियों के बारे में मेंशन कर रहे थे, इनमें कैलकुलेशंस क्यों होती है? ये माइंड वर्क है। माइंड इज़ नॉट इंट्यूटिव, माइंड इज़ कैलकुलेटिव। तो ये जो कॉम्बिनेशन है टैरो में, ये स्पेशली लाती है, और ये मैंने देखा है बचपन से कि हाउ आर्ट इन्फ्लुएंसेस हर करियर और होम और अपब्रिंगिंग, ऑल ऑफ दिस। और कला पूरी शख्सियत को बहुत मजबूत शख्सियत भी बनाती है। यस, यस, आई मीन देखिए, कैलकुलेशन तो रोबोट भी कर सकता है, आजकल चैट GPT भी है, यू नो, लेकिन अंदर से सोचना, इंट्यूटिव होना, अपनी लाइफ को भी लेके आर्टिस्टिक होना। तो आपके बारे में क्या तुम्हारा मानना है? जो एक कला जो मजबूती तुमको दे सकती है संवेदना के स्तर पर या जीवन के स्तर पर, तो तुम्हारी मम्मी का जो इतने दिनों का सफ़रनामा रहा है, तो कैन यू से कि शी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग लेडी? ओह, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली इनका स्ट्रेंथ ये है कि वो माइंड से नहीं सोचते। या दैट इज़ द स्ट्रेंथ, बिकॉज लाइक आई सेड, माइंड से कैलकुलेटर सोच सकता है, माइंड से कोई भी सोच सकता है। मैं गूगल करूँगी, मेरे को वहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, दैट कम्स फ्रॉम इंट्यूशन। एंड वो आई हैव बीन थैंकफुल, आई एम थैंकफुल कि ये बचपन से जब मेरे को एडवाइस किया गया है मम्मी से, कोई भी सिचुएशन हो, बॉयज़ को लेके या फिर करियर को लेके, ये सिर्फ दिमाग के डिसीजंस नहीं थे, यू नो, मेरे को इनकरेज करा गया। ऑल ऑफ अस वी वर इनकरेज्ड के दिल से सोचो, एंड दैट इज इंट्यूशन एंड आर्ट। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक ही है, इवन दो वी गिव इट डिफरेंट नेम्स। क्या बात है, वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू। अनन्या, तुम प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट हो, तुमने टीचिंग भी की है और बच्चों को भी पढ़ाया है, तो नेचुरली जो एक चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, अगर वो कोई ठीक से समझ ले तो वो ज़िंदगी में बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, क्योंकि हर आदमी के भीतर में एक बचपन होता है। ठीक है, तो आपकी माँ का जो प्रोफेशन है उसमें एक साइकोलॉजिस्ट का एलिमेंट भी जाहिर है, जो खुद भी वो कहती हैं पूनम जी कि वो है, वो होता ही होता है, वो एसेंशियल है। तो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते तुम बताओ मॉम के बारे में, और जो इनहेरिट किया है उनसे तुमने, एक साइकोलॉजिस्ट का जो वह गुण है, जो लेगेसी है, वो बताओ। ओके, सो साइकोलॉजी ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट होता है टैरो में,
बहुत माइंड रीड्स करना, माइंड को अंडरस्टैंड करना, क्लाइंट्स के साथ एम्पैथी दिखाना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, सुनना। सबसे बड़ी चीज़ होती है सुनना, एक टैरो कार्ड रीडर के लिए भी और एक साइकोलॉजिस्ट के लिए भी। सो ये वाली क्वालिटीज़ है जो आई थिंक मुझे मॉम से मिली है। ऑब्वियसली मुझे बहुत लोगों ने पूछा आज तक कि वाई डोंट यू डू टैरो, तुमने क्यों नहीं टैरो आगे लेकर गए। बट टैरो जैसे मम्मी कहती है कि मोस्टली इट्स इंट्यूशन बेस्ड। जैसे मैं अभी भी गूगल से, बुक से, मतलब बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर गाइडेंस। मॉम ने भी बहुत रेफर किया है बुक्स को अपने टाइम पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सिर्फ बुक से इट्स नॉट पॉसिबल। इंट्यूशन जो एक सिक्स सेंस होता है, जो अंदर की आवाज़ होती है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो आई थिंक मैंने लैक किया था, तो इसलिए मैं टैरो में नहीं गई। बट जो मैंने मॉम से लिया कि मैंने मम्मी को पूरी लाइफ लोगों की हेल्प करते हुए देखा। सो जब मैं छोटी थी पूरे दिन काम करके वो घर आती थी और उसके बाद हमें देखती थी, लाइक हमारा ट्यूशन, हमारे मार्क्स, मतलब बिजी विद अस ऑल्सो। सो शुरू में मुझे समझ नहीं आता था, छोटी थी। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने कहा कि आपने इतना स्ट्रगल नॉट ओनली मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, काम, फैमिली सबको बैलेंस करने में नहीं, किड्स को बड़ा करने में, मतलब हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग। और आप घर आके भी कैसे हिम्मत होती थी सब देखने की, सुबह 5 बजे हमारे उठने की, ऑल दीज थिंग्स। तो वो ये कहती थी जब मैं टैरो करती हूँ तो काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज ले लेती हूँ मैं, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट होता है प्रोसेस करना। बट जब वो रिजल्ट्स अच्छा आते थे या जब वो क्लाइंट्स खुशी से वापस आते, वो जो हैप्पीनेस थी ये सब कैंसिल हो जाता था। ये सारे पूरा एवरीथिंग यूज्ड टू वॉश आउट। सो वो जो मम्मी को कंफर्ट मिला लोगों को हेल्प करके, दैट इज समथिंग आई लुक्ड ऑल दीज ईयर्स। और तब मैंने एक दिन बोला कि मुझे भी लोगों को हेल्प करना है, मैं कैसे करूँ लोगों को हेल्प। एंड आई डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू। और माई फैमिली, माई सिबलिंग्स, माई मॉम टोल्ड मी कि साइकोलॉजी करो बिकॉज तुम बहुत अच्छे काउंसलर हो। क्योंकि बातों बातों में मेरे से एडवाइसेस लेते थे, लाइक मम्मी भी मुझसे कुछ कुछ चीज़ों पे, पर्सनल लाइफ पे, काम पे, फ्रेंड्स पे एडवाइसेस लेते थे। इट यूज्ड टू वर्क। सो शी सेड कि यू कैन हेल्प पीपल ऑल्सो बाय बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड यू आर ऑलरेडी प्रिटी गुड एट इट, सो व्हाई डोंट यू। तब जाके मैंने ये स्टार्ट किया एंड now I have bit of what mom used to do and still does in me like this as a psychologist. Wonderful. तो ये मतलब एक तरह से वो मम्मी की ही धारा जो लेगेसी इनकी है, उसी धारा से तुम एक और धारा फूटी, एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनन्या, और बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी सी बात कही, है ना। थैंक यू। सुपरस्टार अथर्व। तो अथर्व, आप फिल्म कैरियर को आपने चुना है, तो और मैंने कहा कि जो लेगेसी आपकी है, आपके परिवार की, मॉम की, तो उससे अलग हटके, हालांकि आपकी मॉम को भी मतलब एक कई बार गुजरे वर्षों में फिल्मों के लिए ऑफर्स आए, लेकिन टैरो का जो एक सीरियस प्रोफेशन है उसमें उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए बहुत ही माफिक नहीं था। तो कैसे आप रिलेट करते हैं मॉम का की जो लेगेसी है, सिनेमा है, ये सारा कुछ जो है, बल्कि यूँ कहें तो ये पूरी दुनिया ही एक सिनेमा है। बिल्कुल, हाँ। ये और इस दुनिया का हर आदमी टैरो कार्ड से अपनी किस्मत जानना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो टेल मी। सो केस ये है कि एक्टिंग और टैरो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरलिंक्ड है, बट कहीं ना कहीं ये लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं पॉइंट पर जाकर। तो एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो अभी आप और मैं भी कर रहे हैं, ये एक एक्टिंग ही है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। और ये आप सीख नहीं सकते। आप टेक्निक सीख सकते हैं लेकिन आप एक्टिंग सीख नहीं सकते हैं। ये आपके अंदर है या नहीं है। टैरो का भी कुछ ऐसा ही है जो मैंने समझा है। आजकल कितनी किताबें हैं, कितने ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, आप मॉल्स पे भी जाएंगे तो आपको हर जगह टैरो कार्ड रीडर्स बहुत मिलते हैं। बट कंपैरिजन नहीं करूँगा, ये नहीं कि वो मेरी माँ है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट मैंने बचपन से ये देखा है कि उनके अंदर जो है वो गॉड गिफ्टेड है। ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके अंदर है, जो एक एक्स फैक्टर जैसे कहते हैं जो उनके अंदर है, वो आप किताबी नॉलेज से हासिल नहीं कर सकते। ये हम सब ने देखा है और ये सब हम जानते हैं।
तभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं इस बारे में। मैं उनके बारे में अगर आपको एक बात बताऊं तो मैं, जैसे आपने बोला कि मैं वैसे घर का सबसे छोटा हूं, तो मेरे को इतना टैरो के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जब वो काम करती थी तो मैं बहुत ही छोटा था। जब वो अपने पीक पॉइंट पे थे, वो करे जा रहे थे, तो मैं बहुत छोटा था, मेरे को पता नहीं था। बस इतना पता था कि मम्मी ने सुबह ऑफिस जाना और शाम को घर आना है, बस वही होता था। तो टैरो के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। उस टाइम पे बस इतना पता था कि वो अपने पीक टाइम पर है। उसका एग्जाम्पल ये है कि हम लोग तो बच्चे थे, हमें पता नहीं, तो हम कुछ भी मांगते थे, कुछ भी, हमें नहीं पता होता था क्या, तो वो शाम को मम्मी ऑफिस से घर लेकर आती थी, तो वो रेडी मिलता था हमारे को। हमें नहीं पता कहाँ से आया, कैसे आया, हमें नहीं पता होता था कि किस पे कितना प्राइस टैग है, किस पे क्या, कुछ नहीं पता। बस जैसे ये देखा, अच्छा मम्मी ये पसंद आया, शाम को वो आ जाता था। हर बार ये होता था। तो जैसे जैसे बड़े हुए तो रियलाइज हुआ कि चीज़ें महंगी होती है, सोच समझ के मांगना चाहिए। बट फिर भी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे उन्होंने कभी भी कुछ आँच नहीं आने दी, चाहे कितना भी उनका हो। सो दैट शोज दैट हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज, दैट शोज दैट हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज, कि कुछ ना भी हो तो उनके मुंह से कभी ना नहीं निकलता किसी भी चीज़ को लेकर। तो ऐसे ही वो करते आए और हम वही देखते आ रहे हैं आज तक। तो मतलब वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी एंड ऑफ कोर्स 200%। तो और यही वजह है कि जाहिर है कि उनके प्रेडिक्शंस जो मम्मी के हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ही किसी को बताती हैं या कहती हैं, मैं समझता हूँ। हाँ है ना, बिल्कुल। तो ये जैसे स्कूल में भी होता था, एक पॉइंट आया था जब हम आई थिंक 7th या 8th क्लास में थे, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे स्कूल में नॉलेज के लिए। तो फ्रंट पेज पे मम्मी का आता था हमेशा, आर्टिकल वगैरह आते थे। कॉलम आते थे। तो हाँ, तो उसमें मम्मी की फोटो होती थी, सारे बच्चे आते थे, देख तेरी मम्मी की फोटो, तेरी मम्मी को। तो तब हमारे को भी एक सेलिब्रिटी वाली फील आती थी स्कूल में, एक छोटी सी। तो हमें नहीं पता था उस कॉलम में क्या लिखा है नॉन, बट ये होता था कि हमारे को फीलिंग आती थी कि यार हम सेलिब्रिटी के बच्चे, एक्स्ट्रा अच्छा लगता था और हर बच्चा आके पूछता था। तो वो भी एक पॉइंट देखा है। दैट इज ग्रेट। तो सो तुमने सिनेमा कैरियर जो चुना जी, इसकी क्या वजह है? मतलब ये क्यों ऐसा तुमको अट्रैक्ट किया सिनेमा? वही वजह है जो मेरी मम्मी ने टैरो को चूज करते वक्त रखी होगी। अंदर से आवाज आई, उनको था कि उनके अंदर है, तो मेरा भी सेम था, मुझे पता था कि मेरे अंदर है और मेरे को यही करना है, तो बस उसमें घुस गया। एंड मम्मा बीइंग अ सपोर्टिव मदर, तो शी अलाउड मी फॉर इट एंड शी स्टिल सपोर्टिंग मी फॉर इट, व्हिच इज द बेस्ट थिंग आई कैन एवर आस्क फॉर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सो पूनम सेठी जी के घोंसले के गुरैये हैं आप लोग। हाँ, तो कैसा बॉन्ड है इस घोंसले का, यही बताओ। क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्लोज, कुछ ज्यादा ही क्लोज। कभी कभी नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब ये शायद मम्मी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो या उनका और पापा का बॉन्ड हो या जो भी उस टाइम के हिसाब से, हमें ऑलवेज इनकरेज किया गया है कि देखो, आप देख रहे हो भाई भाई लड़ रहे हैं, बहन बहन लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। तो हमें ऑलवेज इनकरेज किया गया दैट you 3 have to be like this. ओके। एंड ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली जब मम्मी पापा का भी स्प्लिट हुआ तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्लोजनेस भी ज़्यादा बढ़ गई, यू नो, क्योंकि हम एक दूसरे के ही हो गए। डिफ़िकल्ट होता था ये सब चीज़ें बात करना फ्रेंड्स के साथ, किसी और के साथ, यू नो। ऑल्सो इनकी इमेज की वजह से, यू नो, इट्स नॉट ईजी। लेकिन उसका क्या कैटलिस्ट रहा? क्लोजनेस, लव, यू नो। तो हम 3 भाई बहन, एटलीस्ट आई वुड से, यू नो, इज आई डोंट थिंक हम कभी प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मम्मा की क्वालिटी हमेशा से रही है, अनन्या, मतलब लायनेस की तरह है वो, मतलब नॉट रेडी टू अटैक बट ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट। मतलब अपने चिल्ड्रन के साथ तो वो है ही बहुत प्रोटेक्टिव, पॉजेसिव मॉम, नॉट पोजेसिव नहीं, बहुत प्रोटेक्टिव है। और क्या मतलब सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं, मतलब उनके फ्रेंड्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है या उनका रूम है, मतलब स्मॉलेस्ट चीज से बड़ी चीजों को देख के वो हर चीज को इतना अपना बनाती है, इतना वैल्यू करती है और इतने ध्यान से रखती है, इतने ध्यान से। और हमें कभी भी, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, द फर्स्ट पर्सन आई कॉल इज मॉम और वन ऑफ देम ऑब्वियसली, बट हमेशा उन्होंने मुझे पॉजिटिव ही किया, अपलिफ्ट किया है। उनके पास हर चीज का आंसर होता है, जैसे एक इंसाइक्लोपीडिया होता है, हर चीज का आंसर, हर चीज। मैं कहीं भी अटकती हूँ, मॉम इज ऑलवेज देयर टू
गिव मी एन आंसर फॉर दैट। और लाइक साहिबा दीदी ने बोला है, ये पहले मेंशन किया कि वो दिल से आंसर देती है, कैलकुलेटिव दिमाग से नहीं। मैं दिमाग से कभी कभी सोचने पे आ जाती हूँ, फिर मम्मी मुझे याद दिलाती नहीं ऐसे देखो इस चीज़ को, क्या बात। तो वो बहुत पॉजिटिव करती है। आई एम श्योर हम सबको ऐसे बहुत पॉजिटिव करती है। तो जैसा कि मेरी दोनों बहनों ने बोला, मेरी दीदियों ने मम्मी के पॉजिटिव नेचर के बारे में, तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा। आपने पहले पूछा था कि क्या रिलेशन है हमारा, तो जैसे सबके फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमारे भी हैं, बट मैं कोई भी फ्रेंड को कॉल करने से पहले अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर्स को कॉल करता हूँ, बिकॉज इनके अलावा मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती और आज तक पड़ी भी नहीं। क्या बात। सो ये एक बात है। और जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमारे को एक ही पहलू दिखाया गया जो है पॉजिटिविटी का। बहुत रोते समय भी, कोई प्रॉब्लम के समय भी, ठीक है पेरेंट है, चलो बचपन की बात करता हूँ, मार्क्स गंदे आते हैं, डांट पड़ती है एज अ पेरेंट, तो डांट पड़ेगी, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, बट उसके बाद भी जो उसका एक पॉजिटिव साइड, जो एक अच्छाई दिखाई जाती है, वो सबसे यूनिक चीज़ लगी मेरे को मेरी मदर में। और वो हम तीनों के अंदर वो क्वालिटी है। जैसे एग्जांपल, कई बार मम्मी अवेलेबल नहीं होती तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम सब के अंदर भी वही क्वालिटी है। हम इनको पॉजिटिव बातें कहते हैं, ये हमारे को कहते हैं, तो वही पॉजिटिविटी वाला जो इन्वायरमेंट है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस फैमिली में। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और जैसे मम्मी की इमेज व्हेन वी वर यंगर बहुत हाई इमेज थी उनकी, सो हम लोग ना बाहर जाते, हम खुद भी कॉन्शियस होते थे कि मम्मी का हमें इमेज रखना है, वे कॉन्शियस होते थे, बट मम्मी हमेशा हमें कहती थी कि नहीं, बी फ्री, बी योरसेल्फ, जो तुम हो वो बेस्ट हो, जैसे मर्जी हो। so, वो क्वालिटी हम लोग आज भी, मैं अपने दोस्तों को या हम एक दूसरे को या कोई भी मेरे पास आते हैं, इवन जो बच्चे मेरे पास आते हैं स्कूल में एटसेट्रा, मैं सबको यही बोलती हूँ, बी योरसेल्फ, तुम जैसे हो तुम बढ़िया हो। तो वो बहुत अच्छा सीखा। तो यही है, प्यार बांटते रहो, हाँ जी। प्यार बांटते रहो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को। थैंक यू सो और बहुत जिंदगी में आप लोग आगे निकलिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस। पूनम जी, आपके माता पिता से भी मिल चुके हैं जी। और उनसे भी हम अपने दर्शकों की मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी। हमारे 3 बेटियां हैं। बड़ी पूनम है, छोटी सुनैना है जो सिंगापुर में रहती है, और उससे छोटी भावना है जो यहाँ DPS में पढ़ाती है। पूनम फर्स्ट बॉर्न, इतनी प्यारी बच्ची, मैं बता नहीं सकती। जो देखता था मुझे यही कहता था, भैया तुम इसको बेबी शो में डालो, और मैं कहती थी नहीं, मेरी बेटी को नज़र लग जाएगी, मैं तो नहीं डालती बेबी शो में। इतनी प्यारी, गोल मोल, गोरी चिट्टी। मेरी माँ वॉज क्रेजी अबाउट हर। वो उनके लिए पूनम के सिवाय और कोई था ही नहीं दुनिया में। इतना इनको प्यार करती थी पूनम को। Proud of my daughter Poonam. She was the firstborn. It's not that I didn't love the other two, but she was the favorite. शुरुआत मेरी लुधियाने में हुई 1941। फिर मैं तो कुछ महीने का था जब हम बम्बई शिफ्ट हो गए। फादर ने फ्लैट ले लिया जो अभी तक हमारे पास था। तो आप सोच सकते हैं कितना एसोसिएशन बम्बई से है। स्कूलिंग मैंने वहाँ की, इनिशियल स्कूलिंग, फिर बाहर चले गए लंदन, 2 साल वहाँ स्टडी की लोकल स्कूल में। उसके बाद वापस आए तो फिर शुरू किया बॉम्बे। तो मेरे को भेजा था लंदन स्टडीज़ के लिए। स्टडीज मैंने की नहीं, खैर थोड़ी प्राइवेट ट्यूशन करता रहा। और 3 साल बाहर रहा।
मेरा एक्सपीरियंस लाइफ में मोस्टली फादर से सीखा हूँ। मैं एक किस्म का उनका सेक्रेटरी था। बाहर उनका आना जाना बहुत था, बल्कि मदर को उन्होंने कहा, 1950 की बात कर रहा हूँ, मदर को कहा मैं बस 2 हफ्ते में आता हूँ वापस। 2 हफ्ते 2 साल बाहर रहे। मदर ने मेरे को संभाला, स्कूलिंग ये वो एक्चुअली क्या है, वो 2 साल में ये हवाई जहाज उन्होंने इधर सरप्लस खरीद लिए। हवाई अड्डा था पानागढ़, अभी भी वहाँ है, इंडियन एयरफोर्स के पास है। वो प्लेन 72 प्लेन थे। प्लेन में 3 तो डैमेज हो गए हरिकेन में, बाकी उन्होंने आस्ते आस्ते बेच दिए। कोई 2-3 क्यूबा को, फिर ब्राज़ील को, सारा साउथ अमेरिका कवर कर लिया। ये भी आपके बारे में सुना है मैंने कि फिल्मों से भी आपको एक ऑफर आया था, और जाहिर है कि वो आना ही चाहिए था। शौक भी है। अच्छा, शौक भी है जी। तो क्या कुछ प्रोजेक्ट आपने किए? देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं किया है। यस, ऑफर है, और था भी? ये हाँ जी, अभी रिसेंटली था। पहले भी था, लेकिन द डिमांड ऑफ माय प्रोफेशन इज सच के मेरा कंसंट्रेशन इसी पे मैं चाहती थी रहे। बहुत पहले मुझे टीवी शोज़ में भी इनवाइट किया गया था। दिस इज़ वन ऑफ माय फ्यूचर प्लान्स। 1-2 साल में थोड़ा और फ्री होके शायद you'll see me on TV next or in a film। बच्चों का कैरियर जब बिल्कुल आपकी तसल्ली के लायक हो जाएगा, तो सबसे अंत में आएंगी रजत पट पर पूनम सेठी, इच्छा तो है। और समय के आगे निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पूनम सेठी हमेशा समय से आगे निकलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी इस मुलाकात के लिए। थैंक यू सो मच।